नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के सांप्रदायिक भाषण पर अब चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नफरत भरे भाषण के लिए प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने और चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की भी मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के भड़काऊ भाषण का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र को दूषित करना और समुदायों के बीच खून खराबा करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना होगा और हस्तक्षेप करना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के मेन माइनॉरिटी ग्रुप के सभी लोगों पर बिना किसी तथ्य के घुसपैठिए का आरोप लगाया है। ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन करता है। एसकेएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर लोगों की संपत्ति जब्त कर एक विशेष समुदाय को देने का आरोप वास्तव में मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान संपत्ति के स्वामित्व में बड़े पैमाने पर गिरावट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में नफरत भरे भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। चूंकि वो हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि स्पष्ट रूप से पुनर्विचार में पीएम मोदी ने 400 प्लस नारे को नजरअंदाज कर दिया है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद पीएम मोदी के अभियान का फोकस विकसित भारत की गारंटी और 400 पार सीटों के फिर से हटकर हमारी महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस के हाथों चोरी हो जाएगा कि डर पैदा करने पर केंद्रित हो गया है। इसी खबर को ट्वीट कर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जाहिर तौर पर मोदी को जल्द ही और अधिक पुनर्विचार करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में एक बार फिर मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के टोंक में अपने भाषण में आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों की संपत्ति लेकर ऐसे लोगों में बांटना चाहती है जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहेब के संविधान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे। फिर उनके एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि एक्सरे किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपके घर का सर्वे कराएगी और अगर आपके पास 2 घर होंगे तो एक छीन लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मैंने एक 90 सेकंड के भाषण में कुछ असत्य देश के सामने रखा था। उससे पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई है। मैंने देश के सामने सत्य कहा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने के लिए गहरी साजिश रचकर बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती पर मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर याद आ रही है। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले वहां एक छोटे दुकानदार को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है, अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। लोकसभा चुनाव आए तो एक बार फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा गर्मा गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह मुद्दा उठाकर पुराना तार छेड़ दिया है। उन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर बीएसपी सरकार सत्ता में आती है तो पश्चिमी यूपी एक अलग राज्य बनाया जाएगा। करीब 8 साल पहले महज 22 साल के युवा हार्दिक पटेल ने गुजरात की राजनीति में उबाल ला दिया था। तब हार्दिक पटेल राज्य में कांग्रेस का चेहरा बने हुए थे। एक समय हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया था। लेकिन बदलते समय के साथ हार्दिक पटेल आज बीजेपी से निर्वाचित विधायक हैं। लेकिन हालात ये हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है उसमें हार्दिक पटेल का नाम तक नहीं है। राहुल गांधी का एक वीडियो फिर काट छांट यानी एडिट करके चलाया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि देश का एक्सरे कर देंगे जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। हालांकि फुल वीडियो में राहुल गांधी कुछ और कहते हैं।
जो जातिगत जनगणना से SC, ST, पिछड़े, माइनॉरिटी और गरीब जनरल कास्ट को हक देने की बात कहते हैं। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असली फुल वीडियो डाला है और कहा है कि देखिए ये रहा पूरा वीडियो। डरपोक मोदी के जो डरपोक भक्त आपको काट छांट कर वीडियो भेज रहे हैं, उन्हें भी ये दिखाइए और पूछिए कि संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं। सुप्रसिनेत ने भी कहा है कि झूठ का ही सहारा है मोदी और बीजेपी को। चुनाव आया, मोदी हिंदू मुसलमान करने लगे, बीजेपी फेक न्यूज़ फैक्ट्री राहुल गांधी के वक्तव्य को काट छांट कर चलाने लगी। इसके अलावा बाकी लोग भी फुल वीडियो को साझा कर रहे हैं। झूठ में ना फंसने की बात करते हुए देखे जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल वालों ने 2019 में 18 सीटें दी और राम मंदिर का केस भी जीता। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। आप इस बार 35 सीटें दीजिए, मैं घुसपैठ रोकूंगा। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं मोदी को चुनौती देता हूं, अगर उन्हें इस देश के गरीब लोगों की कोई चिंता है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें उन सभी भाजपा नेताओं को निष्कासित करना चाहिए जो कह रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे। अगर मोदी में हिम्मत है तो उन्हें ये कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर जीत गई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पहले रद्द हो गया और उसके बाद सूरत लोकसभा से 8 निर्दलीय ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। अब बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वो इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश को लेकर एक अहम मोड़ आ गया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि इन कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंड डिस्क्लोजर रूल्स का उल्लंघन और निवेश सीमा का उल्लंघन थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी 2 सूत्रों ने दी है। वहीं सेबी और अडानी ग्रुप ने इस मामले को लेकर भेजे गए मेल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। रॉयटर्स ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि सेबी ने पिछले साल अगस्त में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा खुलासे के नियमों और ऑफशोर फंडों की होल्डिंग की सीमा के उल्लंघन का खुलासा किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सेबी ने अब इस बात की पुष्टि की है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंडों ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश सीमा का उल्लंघन किया है। जयराम ने कहा कि ये हेमशेल के सिरे की तरह है। जो अब दिख रहा है वो पूरे स्कैम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। जब हम जून 2024 में सत्ता में आने के बाद जेपीसी का गठन करेंगे तब ये साफ होगा ये लूट आखिर कितनी बड़ी है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अडानी और ग्रुप और सेबी की रिपोर्ट को ट्वीट किया है और कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही थी। अब सवाल ये है कि सेबी क्या कार्रवाई करेगा। क्या ईडी को इन ऑफशोर निवेशक कंपनियों की जांच करने के लिए कहा जाएगा? क्या ये शेल कंपनियां विशेष रूप से एक समूह में निवेश करने के लिए बनाई गई थी या क्या सेबी उन्हें महज चेतावनी देकर बच निकलने देगी? पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से उनके अखबारों में दिए गए सार्वजनिक माफीनामे को लेकर सवाल किया। अदालत ने पूछा कि क्या आपका माफीनामा उतना ही बड़ा है जितना आपने भ्रामक विज्ञापन दिया था। रामदेव से यह भी सवाल किया गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई से ठीक पहले ही सार्वजनिक माफीनामे को क्यों जारी किया गया। बता दें पतंजलि आयुर्वेद ने 67 अखबारों में माफीनामे को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन देने जैसी गलतियां भविष्य में दोबारा नहीं की जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो अदालत और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिबद्धता पर कायम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई टल गई है। अदालत अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण के मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। बाकी के सभी 7 बिंदुओं पर 7 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता की कविता और चंद्रप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में तीनों की हिरासत को 14 दिनों तक बढ़ाया गया है। इस तरह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। कविता को भी तिहाड़ जेल में रखा गया है। कथित शराब घोटाला में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन मुहैया कराई गई है। केजरीवाल के शुगर और इंसुलिन की जरूरत को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
बीजेपी ने लद्दाख लोकसभा सीट से सिटिंग सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। यहां से भाजपा ने ताशी ग्यालसन पर दांव खेला है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ताशी ग्यालसन स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष और सह मुख्य कार्यकारी पार्षद हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के रवांडा बिल को औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। ये बिल ब्रिटेन के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था, लेकिन ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अटका हुआ था। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी विधेयक को पास कर दिया है। शाही परिवार की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। रवांडा कानून के जरिए ब्रिटेन सरकार अपने यहाँ शरण लेने वाले कुछ लोगों को मध्य अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। इस विधेयक की विपक्षी पार्टियों ने जमकर आलोचना की, लेकिन कई दौर की बहस के बाद आखिरकार सोमवार रात विपक्ष ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली और बिल पास हो गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।